हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं स्वरजीत रोशन और आज लेके आया हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का सेशन। इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं एसिड बेस एंड सोल्ट, अम्ल क्षार एंड लवण। 30 टॉप क्वेश्चंस। टॉप का मतलब सिर्फ टॉप नहीं है, सही मायने में है। आपको अगर भरोसा नहीं तो 10-5 क्वेश्चन तक देख लेना, अगर नहीं आएगा तो आप फिर चले जाना। बट है बहुत इंपॉर्टेंट, आप जरूर देखना इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो जो एमसीक्यू आते हैं ना, वहां फंसते हो आप लोग, यहाँ से आज सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा रेलवे, एसएससी, टीचिंग एग्जाम, कहीं भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से आता है क्वेश्चन। तो आप इसको बहुत आसानी से बिना झिझक के साथ देख सकते हो। चलिए बिना देरी के करता हूँ शुरुआत। बट अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाए। क्लियर है? चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे दूसरा सवाल, पहला कहा चला गया, चलो कोई बात, दूसरे से शुरू करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता। यानी देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज को जब सॉलिडिफाई बनाते हैं, यानी जब उस कंपाउंड को ठोस बनाने की कोशिश की जाती है, तो उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस किसी भी सब्सटेंस में जितने उस वाटर मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ेगा, उसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसमें नहीं है, बताओ। तो ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल में नहीं होता है ना। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड जिप्सम, किसमें किसमें जो होता है वो नहीं होता है। तो ब्लू विट्रियोल है, बेकिंग सोडा है। तो ब्लू विट्रियोल में होता है क्या वाटर क्रिस्टलाइजेशन? होता है, बिल्कुल होता है ना। इनटू शायद 10H2O होता है। वॉशिंग सोडा में भी होता है ना, 2H2O। जिप्सम में भी 2H2O होता है। यानी आंसर आपका हो जाने वाला है बेकिंग सोडा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख के लाया आपके लिए कि जो बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल, इनको सॉलिडिफाई करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो इसका मतलब इसके पास कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बट था बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं हमेशा, आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एक्वस सॉल्यूशन टर्न लेट लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। एक ऐसा एक्वस सॉल्यूशन था जो रेड लिटमस को ब्लू में कर दिया। एक्सेस एडिशन ऑफ, है ना, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिजर्व द चेंज। यानी कौन सा ऐसा सॉल्यूशन इसमें डालें, एक्सेस बहुत ज्यादा डालें, ताकि ये रिवर्स हो जाए। क्या हो जाए? ये रिवर्स हो जाए। तो बताना है आपको, हिंदी में भी लिखा है, सोचो। तो देखो, है ना, क्वेश्चन मैंने कहा ना बहुत अच्छा रखा है आपके लिए, ताकि आपको ना कहीं भटकना ना पड़े। बहुत अच्छे लेवल का, और समझाने का तरीका भी बहुत अलग लगाऊंगा मैं। देखो, अब अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, और रेड लिटमस अगर ब्लू होता है तो क्या होता है, जल्दी से बताओ। हाँ, तो वो क्या होता है, रेड लिटमस को ब्लू करने वाला क्या होता है, वो बेस होता है। यानी वो पहले से क्या था, बेस था। ठीक है। अब उसमें क्या ऐसा सब्सटेंस मिला दें, है ना, क्या मिला दें कि वो क्या बन जाए, फिर से बेस बन जाए, है कि नहीं है। तो क्या मिलाना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को क्या करता है, नीला कर देता है। यानी जो एक प्रकार का एक ऐसा यहाँ पे सॉल्यूशन है जो पहले से कैसा था, पहले से कैसा था, रेड था। जैसे ही कुछ इसमें डाला गया इसके अंदर उस सॉल्यूशन को, अब इसको क्या कर दिया गया है, ब्लू कर दिया गया है ना। ये क्या है ना, नीला कर दिया, ब्लू कर दिया। तो ब्लू कौन करता है, बताओ। ब्लू कौन करेगा? और ब्लू कौन करेगा? एसिड तो रेड को रेड ही करने देता है। एसिड जो अगर डाले जाते हैं, यानी बेस डाला गया है उसके अंदर, है ना। हाँ, तो बेस डाला गया है, तो लेकिन आपको कह रहा है कि फिर से आपको वापस करना है। तो अगर बेस वो बन चुका है और उसको फिर से वही सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको क्या डालना पड़ेगा, एसिड डालना पड़ेगा। इसमें से एसिड कौन सा है? बेकिंग पाउडर एसिड नहीं है। बेकिंग पाउडर एसिड होता है क्या? नहीं, ये सॉल्ट होता है। लाइम, लाइम भी एसिड नहीं है, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। तो एक ही ऑप्शन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्योंकि पहले से वो एसिड था, बाद में बोला कि कुछ ऐसा चीज उसमें डाला कि उसको क्या बना दिया, ब्लू बना दिया।
तो भाई रेड को ब्लू बनाने का क्षमता किसके अंदर होता है? रेड को ब्लू तो बेस ही बनाता है, यानी बेस डाला गया होगा। अब तो ब्लू बन गया, अब उसको कह रहा है कि हमको रिवर्स चाहिए, पीछे वाला चाहिए, तो उसमें एसिड डालना पड़ेगा। एसिड में एक ही ऑप्शन है, तो ऐसे सोचना होगा आपको। और ये मैंने आपके लिए लिख के भी लाया है कि एक सॉल्यूशन दैट टर्न रेड लिटमस ब्लू इज बेसिक। तो reverse this and acid must be added, so hydrochloric acid will neutralize the base and then make a solution acidic, turning the blue litmus red. I hope समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल जरूर। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और भी ऐसा क्वेश्चन बनाऊं या फिर मैं लेक्चर ही पढ़ाऊं। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following is treated with chlorine to obtain bleaching powder? इनमें से किसको क्लोरीन के साथ हम लोग क्या करें, ट्रीटमेंट करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने का तरीका याद है किसी को? अगर किसी को याद है तो बताना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद होगा आपको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या करते थे, उसको उसमें चूंकि पानी होता था, उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब देते थे तो वो क्या हो जाता था, और क्लोरीन से उसको ट्रीटमेंट करते थे तो क्या बन जाता था, क्या बना था, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता था। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद है सबको? CaCO2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोलते हैं। यही होता है किसका फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का ये केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्लियर है बात? चलो वही दिखा के ब्लीचिंग पाउडर जो होता है CaOCl2 होता है, जिसमें क्लोरीन ऐड करते हैं जब ड्राई स्लैग लैम्प में, जो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। रिएक्शन सिंपल ये होता है कि CaOH2 इसका रिएक्शन में याद रख लो कि CaOH2 को जब आप Cl2 गैस से पास कराओगे तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, और वाटर तो मिलते ही हैं। अच्छा, इसको एक और नाम से आप सुना होगा आपने, इसको विरंजक चूर्ण के नाम जानते हैं, सुने हो आप लोग, है ना? इसको जनरली हम लोग डिसइंफेक्टेंट के जैसा यूज करते हैं, यानी जैसे कभी कीड़े वगैरह हो चुके हैं तो उसको मारने के लिए, या फिर पानी की टंकी में भी डाला जाता है सफाई करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर को, है ना? यानी एक सफाई रिएजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल है कि सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को मिल्की बना देगा, उस सॉल्यूशन को बताओ कौन सा सॉल्यूशन डाला गया होगा, किसमें, क्रस्ड एग सेल में। अरे एक रियल लाइफ सवाल है, मैं पहले ही बताया था कि मैं रियल लाइफ क्वेश्चन कराऊंगा बट केमिस्ट्री से जोड़ के, और उसी टाइप के सवाल आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उनका मतलब अब सिर्फ सिखाना रह गया, रटाना नहीं रह गया। इसलिए मैंने देखो, अब आपको पता होगा कि जो क्रस्ट एग के सेल होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो बोलोगे ये सब ये किससे बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना होता है। अब यानी एक सॉल्यूशन को इसमें डाला गया, अब इसको क्या कर दिया, टर्म लाइम वाटर मिल्की, यानी जो लाइम वाटर था उसको मिल्की बना दिया, चूना का पानी को क्या बना दिया, मिल्की बना दिया। तो उसमें क्या डाला गया, तो इसमें हमको क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को मिल्की बनाने का एक ही तरीका होता है, और वो क्या होता है, एसिड डालना पड़ेगा। इसमें एसिड है कौन सा, ये तो सॉल्ट है, लिथियम ये तो नहीं, तो HCl आपको उसमें क्या करना होगा, डालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ऐसे सब्सटेंस है जो जनरली यूज नहीं होते हैं, तो HCl डालोगे तो काम पूरा का पूरा हो जाएगा। वही लिखा गया है कि एक सेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसमें कोई एसिड डाल दो, जैसे HCl जो है रिएक्ट कर देगा और उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, और जिसकी वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, अच्छा एक बात और है कि आप लोग ना क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो इसमें काउंटिंग करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, 10 क्वेश्चन सही किए, 15 क्वेश्चन सही किए, क्योंकि तब आपको लगेगा कि आपको कितना आता है ना? आप सोचना, फिर मैं बता ही रहा हूं आंसर आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन, यानी जब आपको अपच हो जाए, इनडाइजेशन हो जाए, तो कौन सा मेडिसिन आपको इसमें यूज करो? तो आपको पता है ना, मैंने बताया था आपको, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड याद हो रहा होगा आपको। अच्छा, जब अगर इनडाइजेशन हो जाता है ना इस तरीके से, तो इसमें जनरली क्या हो जाता है, एसिड, पेट में एसिड बढ़ जाने की वजह से इनडाइजेशन होता है। पहले ये जान लो, तभी आंसर सोच पाओगे। आंसर सोचने के लिए हमें क्वेश्चंस को ब्रेक करना पड़ता है। हमने ब्रेक करके बताया कि इनडाइजेशन होता है किसकी वजह से, एसिड की वजह से। वैसे आपको पता है हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, सब लोग जानता है, HCl पाया जाता है ना। अब वो एसिड बहुत ज्यादा होने से क्या हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, और इस एसिड को खत्म करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, बेस चाहिए होगा। तो बेस किसमें होता है,
और उस बेस का नाम तो हम लोग जानते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, पेट के अंदर ऐड कर देंगे, तो क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एसिड के नाम से जानते हैं। वही लिखा मैंने, इंडाइजेशन इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, बढ़ जाने की वजह से। एंटी एसिड आर माइल्ड बेस दैट न्यूट्रलाइज दिस एक्सेस एसिड, और एंटी एसिड इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट सवाल जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा बताइएगा आप लोग, है ना। अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करिएगा इस लेक्चर को, क्योंकि बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे क्वेश्चन खोजना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, तब मैं आपके लिए यहाँ पे ला पाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग प्योर सोडियम क्लोराइड इन वाटर। यानी प्योर सोडियम क्लोराइड को पानी में अगर डाल दिया गया तो, है ना, कैसा सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, या उसका पीएच जो होगा वो कैसा होगा, एसिडिक पीएच होगा, बेसिक पीएच होगा, या न्यूट्रल होगा, या एम्फोटेरिक होगा, है ना। तो आपको एक बात, अब देखो, अब पीएच के बारे में जैसे ही बोला तो आपको पीएच के बारे में एक नॉलेज हो जाना चाहिए। पीएच क्या होता है, इसका मतलब होता है पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन, है ना, फुल फॉर्म। इसको सोरेंसन ने 20th सेंचुरी में खोजा था, 1906-7 के आसपास में। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने खोजा था। दूसरा इसमें, और इसका इसमें जनरली 0 से 14 के बीच में नंबर लिखे होते हैं, बीच में होता है 7। 7 जो होता है वो ना ही एसिड होता है ना बेस होता है। 0 से 7 के बीच में जाओगे तो एसिड कैरेक्टर होते हैं, यानी एसिड धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। 0 में सबसे ज्यादा एसिड होता है, फिर कम हो जाता है। 7 से 14 में जाने से बेसिक बढ़ता है। यानी एक तरीके से समझो तो लेफ्ट से अगर राइट जाते हो तो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, घटने लगता है, और राइट से लेफ्ट आने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है। पहली बात समझ में आया। उसी तरीके से अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करोगे तो लेफ्ट से अगर राइट जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि देखो जैसे जैसे जाओगे तो बेसिक होने लगता है। वो एसिड कम हो रहा है तो उसके अंदर बेस के गुण धीरे धीरे आने लगेगा। लेकिन राइट से लेफ्ट की ओर जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर कम होता है। सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में कराया है। 3 क्लास मैंने एसिड का अलग से, बेस का अलग से, और सॉल्ट का अलग से लिया है। सारे रिएक्शन, सारे यूजेस भी मैंने कराए हैं। तो अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो रही तो वहां जरूर देखिएगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर ये प्योर सोडियम क्लोराइड है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, और वो भी किससे, NaCl, सॉरी नहीं, किससे बनता है, HCl से बनता है, और NaOH से मिलता है। इन दोनों को मिला दोगे जब ना, तो इन दोनों को मिलाने से ही क्या बनता है, ये सब्सटेंस बनता है, कौन सा, क्या बनता है, NaCl बनता है, ठीक है। NaCl जो है इन दोनों के मिलने से बनता है। तो ये जनरली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी ना ही एसिडिक दिखाएगा ना ही बेसिक दिखाएगा। वही बात मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया है। नेक्स्ट सवाल जरा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल जो है ना। आपको कंपाउंड का नॉलेज भी होगा और आप आंसर भी दे पाओगे, ठीक है। देखो ये सवाल जो आंसर देगा ना, उसको, उसका नाम मैं लूंगा, मैं उसका नाम मैं जरूर लूंगा, जो भी इसको आंसर देगा, ठीक है। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। बताओ इसमें से कौन वीक एसिड है। आप लोग जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, है ना, और HNO3, ये 3 एसिड जो होते हैं मोस्ट 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 क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाकी जो फलों में, सब्जियों में, किसी चीज में जो उपलब्ध होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, है ना, ब्यूटेरिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड, ये सारे एसिड कमजोर, यानी समझ रहे हो ना। जो भी हम लोग नेचुरली ऑब्टेन करते हैं जिस एसिड को, वो सारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो यहाँ पर जो एसिटिक एसिड सिरका में मिलता है, तो नेचुरली मिल गया हमको, ये क्या होते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया। जिसको भी लैब में बनाया जाता है, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्लियर है, चलो वही बात मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा था। क्लियर है बात। वैसे एसिड, एसिड का क्या फॉर्मेशन होता था, कि जब किसी एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, क्यों, बिकॉज इट ओनली पार्शियल आयनाइज इन वाटर। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन क्या बताया था, कि जो जब पानी में डालो तो कंप्लीटली आयनाइज जो हो जाए, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा OH आयन हमको दे, तो होते थे स्ट्रॉन्ग एसिड। इन्हें कंप्लीटली जो आयनाइज हो जाए, समझ रहे हो ना। और जो आयनाइज कंप्लीटली नहीं होता था, अब पूरे आयन में ब्रेक नहीं हो पाता था, तो वो कभी थोड़ा सा वीक होता है उसके रेस्पेक्ट में।
ठीक है, चलो। टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस? ये टूथ का जो एनामल होता है, दांत का जो इनामल होता है, किस चीज, यानी दांत के जो ऊपरी लेयर में जो होता है, सबसे ऊपर लेयर, उसको बोलते हैं इनामल। दांत का इनामल किस, इनामल के बारे में जानते हो? इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फॉर इन ह्यूमन बॉडी। इंसान के शरीर में सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन होता है? इनामल होता है। तो बताओ किस चीज का बना होता है? ये तो फैक्चुअल सवाल है ना, आपको पता होना चाहिए। दांत में कैल्शियम के बने होते हैं, और कैल्शियम और फास्फोरस के होते हैं। इसलिए देखो, कैल्शियम का क्यों? क्योंकि व्हाइट होता है। फास्फोरस क्यों? क्योंकि चमकता है। फास्फोरस बहुत लाइट होता है ना, आपको कहीं फास्फोरस दिखेगा, हमारे बॉडी में हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है, इसलिए देखोगे आदमी को जला दिया जाता है तो शमशान में चमकता है कभी कभी हड्डियों में, क्योंकि वो फास्फोरस होता है। ठीक है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का ये मिक्सर होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस में एक ही चीज है, कैल्शियम फॉस्फेट। बड़ा आसान था, ये समझने वाला था। ठीक है, वही बात मैंने लिखा है कि टू एनामल जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी का, प्राइमरीली एक कंपोज होता है कैल्शियम फॉस्फेट से इन फॉर्म ऑफ हाइड्रा हाइड्रोक्सी पेंटाइड। ठीक है, पेप्टाइड, सॉरी। पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, है ना? अब वो क्या होता है, देखो, जो अब पाचन के दौरान निकलने वाला जठर का रस का पीएच मान कितना होता है? तो जब पाचन होते रहता है पेट में, तो उसमें कौन सा रस निकलता है पेट से भाई? जठर में कौन सा एसिड होता है? जठर में एक ही एसिड होता है, वो कौन सा होता है? HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मानते हो? और HCl का पीएच क्या होता है? एक 1.1 तो होता है, यानी एक तक, एक डेढ़ के आसपास में होता है, 1 से 1.5 के बीच में होता है। और 1 से 1.5 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो दुनिया जानता है क्या होगा, 7 से कम होगा, 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा, 0 होगा। तो 0 तो नहीं बोल सकते हैं, 7 से कम होता है, यानी एसिडिक होता है। वही बात मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, लिख दिया 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा होगा, बट देखो इसी तरीके से डराया जाता है सवाल को, बड़ा बड़ा सवाल लिखा जाता है, और लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन करके आपको एक प्रेशर क्रिएट करने का काम किया जाता है। आपको कुछ टर्म्स को पकड़ना है, जैसे बोलो, व्हेन जिंक मेटल, देखो जिंक क्या है? स्ट्रॉन्ग, एक एक्टिव मेटल है, आपको पता होगा क्या है, एक एक्टिव मेटल है। चलो ठीक है, ट्रीट करना है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी सिंपल बोलो ना भाई, कि जिंक यानी मेटल है ना, एक मेटल है और एक क्या है? एसिड है। तो मेटल और एसिड का रिएक्शन है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक गैस इवॉल्व होता है, तो आपको पता था कि जब भी एसिड को मेटल को करते थे तो क्या होता था? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा, पता है कि नहीं पता है? जी बिल्कुल। जबकि मेटल का ऑक्साइड अगर एसिड से करता था तो वाटर भी रिलीज होता था, वाटर भी मिलता था। क्लियर है? ये बात हमने बेसिक प्रॉपर्टीज में क्लियर की थी। तो बट यह आगे बोला है कि विच इज यूटिलाइज, ये जो गैस बना उसका यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं हम लोग? हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल के हाइड्रोजिनेशन में करते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है? प्रोसेस होता है जिससे ऑयल को क्या किया जाता है? साफ सुथरा किया जाता है। तेल को, यानी जो खाते हैं हम लोग जो तेल, उसको साफ करने के लिए, है ना, एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। और उसमें एक गैस का प्रयोग किया जाता है, और वो गैस है हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो आपको ये बात तो आंसर पता चल गया, बट मैंने किस तरीके से बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने बन के आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये तगड़ा सवाल है भैया, ये तगड़ा। देखो कि ऐसे टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर? कौन सा फेनोमेना होता है जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को ऐड किया जाता है पानी में? कौन सा घटना होगा बताओ? तो पहले तो समझो कि जब, इसका मीनिंग क्या कर रहा है, इस सवाल को कितना भी घुमा दे उससे मतलब नहीं है। ये कह रहा है कि वाटर में, है ना, वाटर में ऐड करना है एक थोड़ा सा एसिड, थोड़ा सा एसिड उसमें मिला देना है। इस घटना को क्या बोलते हैं? तो पहला आयोनाइजेशन। देखो आयोनाइजेशन क्या होता है कि जब किसी सब्सटेंस को पानी में डाला जाए या सॉल्यूशन में डाला जाए, तो वो क्या करते हैं? ब्रेक हो जाते हैं आयन में, उस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो अगर एसिड को डाल दोगे पानी में ना, तो एसिड क्या करता है, उसमें जो जो भी सब्सटेंस, जैसे मान लो HCl को डाला, तो HCl में हाइड्रोजन के आयन और क्लोराइड के आयन क्या जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ये क्षमता होता है उनके पास। तो आयोनाइजेशन उस प्रोसेस को, तो ये तो सही है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या हो जाता है कि जब एक एसिड और एक बेस दोनों मिलकर क्या हो जाए, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है,
और उससे सॉल्ट बनाते हैं तो उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ तो न्यूट्रलाइजेशन होगा नहीं क्योंकि सिर्फ एसिड है, बेस तो यहाँ पे दिया गया है, तो ये प्रोसेस नहीं होगा। अब हमको चल गया पता कि क्वेश्चन नंबर की जो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा यानी ऑप्शन 2 नहीं होगा, जबकि ऑप्शन ए में 1 और 2 है, ऑप्शन बी में 1 और 3 है, ऑप्शन सी में 2 और 3 है और ऑप्शन डी में 2 और 4 है। तो जिस ऑप्शन में 2 होगा वो तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 किस में है? इसमें भी है 2, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इस अरे भाई 3 कट गया। तो देखो यही आंसर हो गया कि नहीं? हो गया। तो यही आपको बस ध्यान में रखना था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे सोचा जाता है कि 4 ऑप्शन में अगर चारों सही होता तो फिर इसमें चुनना है कि कौन-कौन सही था, उसके बेसिस पे 4 ऑप्शन बनाया गया है। अब दूसरा है कि एक डाइल्यूशन क्या होता है प्रोसेस जरा ये भी समझ लीजिए। डाइल्यूशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जब हम किसी एसिड या बेस में जब कुछ मिलाते हैं, पानी को मिलाते हैं, तो उसकी जो क्षमता होती है वो धीरे-धीरे वीक होने लगती है, यानी पतला हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे अभी मान लीजिए एक नमक का घोल आपके पास है, उसमें आप क्या कर दो, पानी मिलाते जाओ पानी तो क्या हो जाएगा कुछ समय में नमक का टेस्ट आपको लगेगा भी नहीं इतना पानी मिल जाने से, यानी कंसंट्रेशन कम हो गया ना। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइल्यूशन। जैसे दूध है लेकिन धीरे-धीरे पानी मिलाओगे तो दूध से धीरे-धीरे वो पानी में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है? यानी उसका कंसंट्रेशन दूध का कम होने लगता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? डाइल्यूशन। आई होप समझ आ रहा है कि नहीं? चलो नेक्स्ट सवाल है ये 13। देखो ये सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक रियल लाइफ तरीके से लिखने की कोशिश की है कि एक स्टूडेंट है फॉरगॉट अ लेबल सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। यानी एक लड़का है, एक बच्चा है जो उसके पास दो सॉल्यूशन था, एक सॉल्यूशन था इसमें वो भूल गया लेबल करना कि एसिड है कि बेस है। ठीक है, कोई बात नहीं, भूल सकता है ऐसा। सिंस बोथ आर कलरलेस और दोनों सॉल्यूशन क्या है? कलरलेस है। दोनों सॉल्यूशन क्या है? कलरलेस है। पता कैसे चलेगा कि कौन एसिड है कौन बेस है? हो सकते दोनों एसिड हो या दोनों बेस हो या एक एसिड एक बेस हो। हाउ विल सी डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू इफ द लिटमस पेपर इज नॉट अवेलेबल? अगर लिटमस पेपर नहीं है तो नहीं तो आपको लगेगा सर लिटमस पेपर होगा तो चेक कर लेगा है। अगर ब्लू लिटमस को रेड कर देगा तो बोलेंगे एसिड था और रेड लिटमस को ब्लू कर दिया तो बोलेंगे बेस था। बोलोगे बट लिटमस नहीं है। अब बताओ, ये सवाल बताओ, मैं तो आपको अलग से इज्जत दूंगा, अलग से दूंगा पक्का। चलो तो स्मेल करके कौन बताता है भाई? नहीं नहीं होगा इसे। एडिंग फेनोप्थेलिन, यही ऑप्शन सही है क्योंकि फेनोप्थेलिन क्या इंडिकेटर है, जैसे लिटमस एक इंडिकेटर था ना, उसी तरीके से फेनोप्थेलिन भी इंडिकेटर है और ये तय करके बता देता है कि वो एसिड है या बेस है। अगर एसिड होगा तो कलरलेस हो जाएगा और अगर बेस होगा तो क्या हो जाएगा? पिंक हो जाता है या रेड। जो आपको पता, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखते हैं, कभी कभी येलो भी लिखते हैं, क्लियर है? वाटर मिला के नहीं और टेस्ट करके तो बिल्कुल नहीं, टेस्ट बिल्कुल नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ये तगड़ा है भाई, तगड़ा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। फैक्चुअल सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताना है। कैल्शियम सल्फेट इनटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट इनटू H2O। सब लोग जानते हैं कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ H2O होता है। अगर इसमें आप वैसे मैं आपको बताता कि कैल्शियम सल्फेट इनटू 2H2O यानी जिप्सम को अगर हम लोग क्या करते हैं थोड़ा गर्म कर देते हैं तो वाटर के कुछ क्रिस्टलाइजेशन हट जाते हैं और फिर ये हाफ H2O बच जाता है। आई होप क्लियर है। चलो अल्कली क्या है? अल्कली जो होते हैं आपको बताया था मैंने, अल्कली एक बेस होते हैं और वैसे बेस जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 16 है सॉल्यूशन हैज पीएच ऑफ 9। एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच कितना है? 9 है। 9 होगा इसका मतलब 7 से ज्यादा, यानी वो बेस होगा, क्षार होगा। ऑन डाइल्यूशन विथ प्योर वाटर, उसमें पानी मिलाना शुरू कर दिया, वो भी प्योर वाटर मिलाना शुरू कर दिया, तो पीएच क्या हो जाता है? अब पीएच क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, स्पेसिफिक इतने अमाउंट में कितना है उसके बेसिस पे निकालते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन पता है कम होने लगेगा और कम होने से क्या होने लगेगा? उसका जो पीएच है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द सोर मिल्क? सोर मिल्क में कौन सा एसिड मिलता है? सिंपल है। अब सोर मिल्क में आपको कंफ्यूजन हो सकता है बट सोर मिल्क को जनरली हम लोग या कभी-कभी बोलता है व्हिच ऑफ द एसिड इज प्रेजेंट इन द मिल्क, ये भी पूछते हैं। कभी-कभी सोर मिल्क पूछते हैं, कभी-कभी कर्ड पूछते हैं। ये लैंग्वेज का खेल है। दिस इज सिंबल ऑफ लैंग्वेज, है ना? तो जल्दी बताइए सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। तो आपको पता है कि दूध में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और इनके बॉडी में होता है लैक्टिक एसिड। सो वी कैन से ऑप्शन वी गो विद ऑप्शन सी एंड द आंसर करेक्ट आंसर इज लैक्टिक एसिड।
क्वेश्चन नंबर 18, प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली। जब किसी एसिड को पानी में डाला जाता है या बेस को भी, तो क्या होता है उस प्रोसेस में, क्या निकलता है, या क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? तो बोलता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और रेडॉक्स रिएक्शन है। तो क्या होता है बताइए? हाँ? क्या होता है? एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत हीट निकलता है। इसलिए आपने सुना होगा कि एसिड को कभी भी ऐसे करके उठा के मत डाल दो पानी में, या बेस को ऐसे मत डाल दो, क्योंकि हो सकता है स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बहुत ज्यादा आग निकलता है, जलन महसूस होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अगला आता है ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर। अच्छा, ब्राइन होता क्या? अगर ब्राइन का डेफिनेशन जानते हो तो काम बन जाएगा। ब्राइन जनरली जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl होता है, यानी जो साधारण नमक है उसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लोगे तो उसे ब्राइन कहते हैं, मतलब पानी नहीं, ज्यादा सॉल्ट उसके हो, ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड ही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कैसा लग रहा है सवाल? जल्दी से बताओ आप लोग, कैसा लग रहा है? महसूस अच्छा हो रहा है? लग रहा है ना अच्छा सवाल मैंने लाया हूँ? प्लीज अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसी तरीके से पढ़िएगा और दूसरे को जरूर मदद करिएगा। जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको भी एक बार जरूर इस लेक्चर को शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि आप लोग जानते हो इस प्रकार का क्लास को देखने के लिए आपको बहुत पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद भी आपको सिर्फ और सिर्फ बने बनाए हुए सवाल करके आए जाते हैं, है ना? मैं बहुत देखता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट करिए, थोड़ा मदद करिएगा, जरूर हम लोग सबको पढ़ा पाएंगे, ठीक है? क्योंकि मेरा एक टैगलाइन ही है कि यहाँ पढ़ने की कोई कीमत नहीं, बस पढ़ाने का तरीका अलग है। और हम लोग, मेरा एक ही एम है कि मैं सब बच्चों तक पहुंचूं जिनको मेरी जरूरत हो, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। सॉल्ट कैसे बनता है? तो सॉल्ट जनरली देखो किससे बनता है? एसिड और बेस से मिलकर बनता है, ध्यान समझिएगा। एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस से मिलकर क्या बनता है? सॉल्ट। तो मेटल ऑक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मेटल एसिड, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ये तो ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और वीक एसिड, वीक बेसिड तो रिएक्शन करता ही नहीं है, तो सॉल्ट कांट बी प्रोड्यूस, है ना? ये रखना, कांट भी लिख देना, ठीक है? हाँ, कांट हो जाना मतलब नहीं समझ आए, नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन ही गलत है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मेटल ऑक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में कभी भी सॉल्ट नहीं बनता है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई सही नहीं है, क्योंकि या तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बन जाएगा, या फिर वीक एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, या अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वीक बेस लेना पड़ेगा, मतलब दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग लोगे तो ही रिएक्शन होता है। दोनों अगर स्ट्रॉन्ग, दोनों वीक ले लोगे तो रिएक्शन नहीं होता, वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो सॉल्ट कहां से बनेगा? क्लियर है बात? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, which gas is produced when dilute HCl is added to a reactive metal? dilute का मतलब जिसमें एसिड थोड़ा कम होता है, पानी भी थोड़ा तो ज्यादा होता है, तो अगर उनको हम लोग रिएक्टिव मेटल से अगर रिएक्ट कर देंगे तो कौन सा गैस निकलता है? स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे कि जब भी हम लोग मेटल को HCl से रिएक्शन कराते हैं तो मेटल का सॉल्ट तो बनता ही है, सॉरी मेटल के, हाँ मेटल सॉल्ट ही बनते हैं, या कह सकते हैं क्या, जो भी कंपाउंड बनते हैं, है ना? और उसके साथ साथ हम लोगों को क्या मिलता है? उसके साथ साथ हम लोगों को मिलता है हाइड्रोजन गैस, अभी तो मैंने चर्चा किया था, तो हाइड्रोजन। अच्छा एक मिनट, जो इसके पीछे का जो सवाल था, एक मिनट, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं? मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, आई थिंक तो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक नेचर के। तो बेसिक और इन दोनों से तो रिएक्शन हो ही जाता है ना, इन दोनों तो रिएक्शन करके सॉल्ट बना ही लेंगे, क्योंकि जो मेटल के सॉल्ट ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो अब एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो रिएक्शन हो ही जाएगा, ठीक है? बट ये क्वेश्चन को ही ना गलत मान के चल लो, क्योंकि जब अगर अगर कुछ नहीं होता तो ये ऑप्शन नंबर बी और सी होता सही, ये तो रिएक्शन ही नहीं करता है ना? तो इस हिसाब से बी और सी होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये दोनों से तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता ही है, ये दोनों सॉल्ट बनाते हैं, ये दोनों सॉल्ट बनाते हैं, याद रखिएगा, ये दोनों सॉल्ट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? ये बेसिक होते हैं, ये बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? ये एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं ये? यानी एसिड के जैसा काम करते हैं, है ना? चलो, थोड़ा कंफ्यूजन था, मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द
विच इज द पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का पीएच परास क्या होता है। जब पीएच क्या बनता है, पीएच को किसने खोजा था, सोरेनसन ने 1906 के आसपास में खोजा था। पीएच में बताया था मैंने, आजकल तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आ गया है जिसमें जिसमें आपको पीएच के साथ साथ उसका कलर के साथ उसको बताया गया कि कैसा कलर होगा तो उसका पीएच कितना होता है। ठीक है, तो जनरली ब्लड कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक। बहुत बोलते हैं ना तुम्हारा खून पी जाऊं, जो बोलता होगा खुद समझ गया होगा। बताओ जरा भाई, कितना खून पिए हो जरा बताओ, एसिड है कि बेस है। तो सबको पता है, ये मजाक की बात थी। जो ब्लड होता है बेसिक होता है, इसका पीएच ना 7 से 8 के बीच में होता है। 7 से 8 के, अच्छा दोनों है, दोनों है तो भाई या तो बी या सी होगा। अब जो सी मान लेते हैं, सी ही होगा, ठीक है, क्योंकि 7.2 से ज्यादा होता है, 7.3 7.5 के आसपास में होता है, तो लगभग 7.5 के आसपास में होता है, तो ये होगा सी ऑप्शन। बट ऐसा ऑप्शन एग्जाम में नहीं आता है, मैंने दे दिया तो चलो ठीक है, बट ऐसा नहीं आता है। एन एसिड इज ए सब्सटेंस, एसिड क्या होता है, तो एक लेविस थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था। एसिड जो होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो था लेविस एसिड, लेविस बेट का डेफिनेशन, तो यहाँ से ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सीधे डेफिनेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। 24 नंबर, स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन, यानी जो चींटी के डंक होते हैं काले से जो सामने दिखाई देते हैं, उनमें है ना, उस डंक में कौन सा एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जानते हो क्या आप लोग? अरे भाई बोलो ये सर, ये तो जानते ही हैं, सब लोग जानता है फॉर्मिक एसिड होता है, 5वीं क्लास के बच्चा भी लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि बचपन से पढ़ाया जाता है, ठीक है, चलो ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, यानी जलीय विलयन क्या होता है। तो कॉपर देखो, कभी भी ना किसी का एक्वस सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो यानी वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, किसी भी सॉल्ट को देख के आप बता सकते हो कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो क्या करो, देखो कि जैसे क्या होता है, CuSO4 होता है ना, सोडियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट, है ना, तो उसमें क्या करो, जो पहला वाला जो एलिमेंट होता है, दूसरा वाला जो आयन होता है, पहले वाले आयन में क्या लगा दो, OH लगा दो, और दूसरे वाले में H2 लगा दो या H लगा दो। अब जैसे H बनाओगे तो H2SO4 बनेगा। अब इसको देखो और इसको देखो, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, ये है वीक बेस है, तो ये वीक है थोड़ा और ये स्ट्रॉन्ग है। तो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो जो जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक होता है। तो बेसिकली कॉपर सल्फेट क्या है, एक एसिडिक हो जाएगा, यानी 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्लियर है बात यहाँ तक? हाँ, कभी भी ऐसा, कभी भी आप ऐसे पता करके देख सकते हो, जब भी ऐसा होगा तो आपको तुरंत अंदाजा लगा लेना है कि वो एसिडिक है या बेस, यानी तो अगर आप कभी जान लो कि कॉपर सल्फेट बनता कैसे है, तो मैंने बताया भी है वैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं कॉपर सल्फेट को। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करा देते हैं तो इट टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन। ये मिल्की क्यों हो जाता है, अभी बताया था मैंने, क्योंकि उसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पाया जाता है, अभी जस्ट मैंने बताया था, बट क्वेश्चंस को दूसरे फॉर्म में पूछा है। ये रिएक्शन जरा ध्यान से देखिएगा, इन द रिएक्शन H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को जब क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर जो एक्स्ट्रा मतलब हमको मिलता है। तो इस अभिक्रिया में क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन है, क्लोरीन क्या काम कर रहा है, क्लोरीन जो है वो कैसा काम करेगा, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के जैसा, बेस के जैसा। तो देखो अब यहाँ पर देखो क्लोरीन के पास ध्यान से देखना, हाइड्रोजन है नहीं है, दूसरे में देखो हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो क्या होता है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो क्या कहलाता है, या देखो ध्यान से कि अभी यहाँ क्लोरीन 2 था, अब क्लोरीन क्या हो गया, एक क्लोरीन कम हो चुका है, इसका मतलब ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग कंप्लीट किए ना। हाँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, व्हिच इंडिकेटर गिव पिंक कलर इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, कौन सा इंडिकेटर पिंक कलर देता है, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक, अल्कलाइन को हम लोग बेसिक बोलते हैं। ये सारे वर्ड चर्चा किए हैं हम लोग, आपको भरोसा नहीं होगा बट मैंने सारे वर्ड को चर्चा करके दिखाया है, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, फिनोप्थेलिन, अभी बताया था फिनोप्थेलिन ही होता है जो बेस को क्या कर देता है, बेक होने पर पिंक होता है, अभी जस्ट चर्चा की थी मैंने फिनोप्थेलिन के। चलो 29 क्वेश्चन है, द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड by indigestion due to overeating
कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग। जब आप ओवर ईटिंग करते हो तो पेट में बढ़ जाता है एसिड ज्यादा, और एसिड जब बढ़ जाता है तो आप उसको बेस से ही न्यूट्रलाइज करो, करते हो बिल्कुल। तो इनमें से क्या लेते हो भाई? सिरका। एक तो अपने पेट में एसिड हो गया और सिरका लेके और एसिड करना, तो सिरका तो खैर नहीं होगा, यानी एसिड वाला मामला तो नहीं होगा, क्योंकि जब भी इनडाइजेशन होता है तो पेट में एसिड ही बढ़ने की वजह से इनडाइजेशन हो रहा है, और इनडाइजेशन एसिड है तो उसको एसिड डाल के तो ठीक नहीं करोगे ना, हमेशा उसमें बेस डालोगे। तो बेस क्या क्या है? या तो बेकिंग सोडा डाल सकते हैं या फिर कास्टिक सोडा डाल सकते हैं। अब आपको पता है कास्टिक सोडा जो होता है उससे कपड़ा धोया जाता है, मतलब ले लिए तो फेन उगलने लगोगे, तो कोई तो कास्टिक सोडा तो नहीं लेगा। तो कौन सा ऑप्शन लेगा? ये ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा को आप लेके काम बना सकते हो। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 30, आई होप ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बट देखता हूं क्या है। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक प्लेस ड्यू टू, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जम जाता है, क्यों? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसमें पानी के जो क्रिस्टल होते हैं वो रहते हैं, तब वो क्या कहता है, उसको जमने में मदद करता है। यानी उसमें हाइड्रेट पानी को डालना पड़ता है, पानी उसमें डाला जाता है ना। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं। डिहाइड्रेशन, पानी को कम करके आप उसको जमा नहीं सकते हैं, जनरली पानी को कम करके जमाते हैं, बट प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाला जाता है। अब इसलिए आपने फॉर्मूला देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्या देखा था आपने? सी कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2 देखा था ना। तो ये हाफ, सॉरी हाफ H2, सॉरी हाफ H2, तो ये हाफ क्या है? पानी का मॉलिक्यूल उसमें है, तो पानी हाइड्रेशन कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। कैसा लग रहा है जल्दी से बताओ? क्या आप लोगों को क्वालिटी क्वेश्चन लगा या नहीं लगा? और एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको करा दिया। अरे भाई एक और सवाल है, चलो ये लास्ट सवाल है आज का हम लोगों के लिए, आज ये लास्ट सवाल हम लोग करेंगे, क्लियर है बात? चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपन, राइट, हाँ, व्हाट हैपन व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड, सॉरी मिक्स्ड विथ अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन टेस्ट ट्यूब। यानी एसिड का सॉल्यूशन और बेस का सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाए तो क्या होगा? अब आपके दिमाग में एक बात आ जाए कि सर एसिड और बेस मिलने से बनता है क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होता है एसिड बेस के बीच में, यानी सॉल्ट फॉर्मेशन का तो बात है, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, ये तो जानते हैं। लेकिन सॉल्ट फॉर्मेशन के साथ साथ और भी कुछ होता है क्या? तो एक ऑप्शन तो हो गया कि फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, ये बात तो सही है। लेकिन आपको ऑप्शन देखो, ए में है 1 ओनली, बी में है 1 एंड 3 ओनली, सी में है 2 एंड 4 ओनली, एंड डी में है 1 एंड 4 ओनली। ये चार ऑप्शन है, यानी आपको ये चार लाइन जो है ना, पहला दूसरा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या चारों सही हो? चारों में से अगर जो सही होगा उसके बेसिस पे आपका ABCD होगा, क्लियर है? चलो, तो आपको चल गया पता कि चार तो 100% सही है। तो चार कौन कौन ऑप्शन में है? बोलोगे इसमें चार नहीं है सर, इसमें भी चार नहीं है, तो ये दोनों तो सही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सही नहीं ना होगा, नहीं। अब बोलोगे सर दो दो ऑप्शन में चार है, ठीक है, तो अब बताओ, तो अब दो और एक में बताना है दोनों में क्या सही है। मतलब टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज और टेम्परेचर सॉल्यूशन डिक्रीज है, यानी या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, ये बात है। अब सोचो कि अगर एसिड एक स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और या एक कम होगा, तो बेसिकली पता है ना कि जब कोई चीज मिलता है जिसके पास बहुत होता है तो क्या होता है? हमने भी सीखा भी है ना कि जब पानी में हम एसिड को आते तो बहुत हीट निकलता था, वो क्या होता था? एक्सोथर्मिक होता था। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा, यानी वन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं होगा। तो कैसा लगा सवाल बताओ, है ना? बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर नए चैप्टर के साथ सोचता हूँ आऊंगा। और अगर आपको कुछ चाहिए मैथ्स वगैरह में तो मैं बताऊं, आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं जरूर उस पर काम करूंगा, क्योंकि आप लोग जो बोलते हो मैं वो करता हूँ, ठीक है? तो अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर परिवार के लोगों का ध्यान रखिए, और ये जो मैं पढ़ाने का जो मेरा मुहिम है ना, इसे फैलाइए आप लोग, हर लोगों तक पहुँचाइए, और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको लाइए। बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत दिन का एक्सपीरियंस है बोर्ड का, तो आप यहाँ आ सकते हैं, चाहे ICSE बोर्ड को, CBSE को। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी मैंने बहुत दिए हैं, ठीक है? तो अगर आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हैं, अगर वो आगे इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो उनको भी ऑब्वियसली बहुत फ़ायदा होगा। तो आज इतना ही करता हूँ, और ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, है ना? सी यू सून। थैंक यू सो मच।